प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो पहले हम पूरे बुक चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए उनको पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती है, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चरित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते थे, जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचनाकाल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा आ गया भाषा तथा विषय वस्तु। तो अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है, यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रस्तुतियों अध्याय 2 में चर्चित की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक देखिए क्या है, और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकदम एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। आगे देखिए, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, यानी इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है कि ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का कथानक है, यानी कुछ लोगों के बीच लड़ाई हुई, उसी को महाभारत का नाम दे दिया गया। कुछ इतिहासकार का कहना ऐसा है। अन्य इस बात की ओर इंगित है कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है। अगला हेडिंग देखिए क्या है। अगला हेडिंग है एक लेखक, एक या कई और तिथियां। तो देखिए, यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मण ने इस कथा का परंपरा में अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है,
मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास की आर्थिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल-पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। यानी कृष्ण भगवान को विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो आपने अपने प्रारंभिक रूप से संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता श्री व्यास माने जाते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग। अगला हेडिंग है सादृश्यता की खोज। तो देखिए, महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है। 1951 से 52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले, उत्तर प्रदेश के जो हैं, के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया, यानी खुदाई हुई। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दो आब वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहां कुरुक्षेत्र भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यहाँ पुरा स्थल पुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी आता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल यानी बीबी लाल कहते थे कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकड़े की छाप वाले मिट्टी के प्लास्टर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवार सरकटे की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं, यानी बीबी लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनके शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों के रूप में ही किया जाता था। आगे देखिए, क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना करें तो उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए कि महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी के पांडव के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। आगे देखिए, वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुमति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग की किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यक्त करते हैं कि समय के साथ बहुपति उन ब्राह्मणों के अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार
इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में भी थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा है। हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस टॉपिक का वर्णन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।